आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वर्ल्ड सीरीज चल रही है दोस्तों, और आज हम कतर की बात करेंगे। यार चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब मैं फुल टाइम स्टडी ग्लोस पे आ गया हूं, और इंस्टा पे मुझे फॉलो करो। कतर, तुम्हारे पर कतर दिए जाएंगे। कतर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का हिस्सा है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्या है? गल्फ कंट्रीज। गल्फ कंट्रीज में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया आता है, यूएई आता है। ये देश गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का हिस्सा हैं। इराक को छोड़ के अरब कंट्रीज इसमें आ जाती हैं। तो भैया जो कतर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट देश है और बहुत ही अमीर देश है। आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। कतर काफी डाइवर्सिफाइड है ना। बहुत सारे भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, एशियंस बेसिकली कतर जाते हैं। कतर, यूएई, उनको लगता है वहां पे पैसा ज्यादा है, और सच में है। कतर की जो पूरी इकोनॉमी है वो बाहर के लोगों पे डिपेंडेंट है। यहां 40% अरब रहते हैं, 18% पाकिस्तानी, 18% इंडियन, 14% बाकी जगह के लोग, 10% ईरानियन। इस तरीके का हिसाब किताब है। ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है, लेकिन दोस्तों काफी डाइवर्स है कतर। 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन में से दोस्तों आपको पता है कतर कितने हैं? बहुत ही कम, मतलब लगभग 2.6 मिलियन की पॉपुलेशन है, जिसमें 2.3 मिलियन तो एक्सपेट्रिएट्स हैं, जो बाहर से लोग आते हैं। अगर कतर के लोगों की बात करें तो ये खाली सिर्फ और सिर्फ 3 लाख के आसपास है। तो कतरी सिटीजन जो है वो बस 3 लाख के आसपास हैं। बाकी सब बाहर से आते हैं, यहां पे काम करते हैं। इस्लाम ऑफिशियल रिलीजन है। इनकम के हिसाब से कतर बहुत आगे है, बहुत पैसा कमाता है। पर कैपिटा में 6th हाईएस्ट है कतर। पीपीपी की बात करें, जीडीपी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें तो 3rd हाईएस्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3rd हाईएस्ट है, पूरे अरब वर्ल्ड में 3rd हाईएस्ट है। यूनाइटेड अरब एमिरात, जिसकी ऑलरेडी मैंने बात की हुई है, और सऊदी अरब के बाद कतर आता है। तो अगर बात करें, बहुत हाई इकोनॉमिक कंट्री है ये, बहुत पैसा मिलता है। और जैसा कि आप सबको पता है, अरब वर्ल्ड में मोनार्की है, यहां पे भी मोनार्की है। यहां पे हाउस ऑफ थानी रूल करता है। ब्रिटिशर से मोहम्मद बिन थानी ने एक ट्रीटी साइन की थी 1868 में, जिसमें कतर को अलग कर दिया गया था। पहले ब्रिटिश का 1868 से पहले ब्रिटिश का दबदबा था, और उसके बाद इसको अलग किया गया, और मोहम्मद बिन थानी ने ये ट्रीटी साइन की, और तब से लेकर अभी तक थानी ही यहां पे रूल कर रहे हैं। हालांकि अगर हिस्ट्री देखो तो कतर में पहले ट्राइब्स थी, फिर ये ऑटोमन्स के अंडर आया, फिर ये ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बना, जैसा सारे अरब वर्ल्ड के साथ हुआ, और 1868 में कतर बिल्कुल अलग हो गया। 1971 में ऑफिशियली इसको इंडिपेंडेंस मिली, आजादी मिली प्रॉपर। ट्रीटी भले ही 1868 में साइन की थी, लेकिन ऑफिशियल इंडिपेंडेंस इन्होंने 1971 में हासिल किया। और 2003 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया। यहां रेफरेंडम हुआ था, जिसके 98% लोगों ने बोला कि हमारा एक संविधान होना चाहिए, प्रॉपर संविधान होना चाहिए। अरब वर्ल्ड की बहुत बड़ी पावर है कतर। अल जजीरा, जो एक बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप है, वो कतर में ही बेस्ड है। ठीक है, ये है। एक और चलिए आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। अगले साल जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो पता है कहां होगा? कतर में। 2030 का जो एशियन गेम्स होगा वो भी कतर में होगा। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कतर कितना ज्यादा अमीर है। दुनिया भर की बातें कर ली, आपको मैंने कैपिटल तो बता ही नहीं, दोहा। कतर की कैपिटल है दोहा। मैप में आप देख सकते हो, ठीक है। बगल में ये देखिए, ये आप ये वाला मैप देखिए, ये बिल्कुल आपको छोटा सा कतर मिलेगा, और बगल में सऊदी अरेबिया है, और ये पूरा का पूरा पर्शियन गल्फ है। इतिहास की बात करें तो इस्लाम का ही रूल था दोस्तों। इस्लामिक पीरियड चला यहाँ पे 661 से लगभग 1783 तक। यहाँ पे पहले तो खलीफाओं ने रूल किया, और उसके बाद, क्योंकि देखिए कतर अरब पेनिनसुला में, मतलब इधर पर्शियन गल्फ में आता है ना, तो इस्लाम तो यहीं से शुरू हुआ। ऑटोमन्स ने फिर रूल किया। फिर 1766 आते आते यहां पे ट्राइबल रूल शुरू हुआ, ट्राइबल कॉन्फेडरेशन शुरू हुई। अल खलीफा के फैमिली मेंबर्स ने रूल किया, बहरेनी और सऊदी ने रूल किया। और फिर हम देखते हैं
ऑटोमन पीरियड आता है 1871 से लेकर 1915 तक, और 1915 में ये ब्रिटिश के पास आया। फिर 1915 से लेकर 1971 में ब्रिटिश तक का रूल, और 1971 में इनको आजादी मिली। अब जैसा कि मैंने बताया था आपको कि यहां पे भैया हाउस ऑफ थानी रूल करता है। तेल यहां पे डिस्कवर हुआ 1940s में, ब्रिटेन की कंपनी यहां पे आ गई, एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी भर भर के तेल निकालने लगी 1935 में, क्योंकि ब्रिटिश के अंदर था। तेल के कंसेशंस दिए गए, और वर्ल्ड वॉर 2 में तेल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कतर से तेल भरवा भरवा के सब जगह जाते थे ये लोग, है ना। ब्रिटेन की आर्मी जो है वो यहीं से तेल निकालती थी उठा उठा के, ऐसा है। तो 1971 आते आते कतर को आजादी मिल गई, और 1971 के बाद एक नया अध्याय शुरू होता है। कतर का डेवलपमेंट, असली डेवलपमेंट 1971 के बाद ही हुआ। गल्फ वॉर 1991 में जो गल्फ वॉर हुआ था उसमें भी कतर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। कतर जो था वो अमेरिका के साथ था, समझ रहे हो, इराक को अपोज कर रहा था और पीट दिया था इराकी फोर्सेस को, ऐसा था। फिर 1995 में हमाद बिन खलीफा अल थानी ने पूरा कंट्रोल अपने पास ले लिया, और उसके बाद थोड़ा इनको वेस्ट का भी सपोर्ट था। कतर को वेस्ट का काफी सपोर्ट है, तभी फीफा वर्ल्ड कप कतर में हो रहा है। और फिर हम देखते हैं तब से लेकर अभी तक कतर में काफी लिबरलाइजेशन है। औरतों के पास डेफिनेटली राइट्स इतने नहीं है, लेकिन कतर फिर भी एक काफी लिबरल कंट्री है। छोटे मोटे इंसिडेंट वहां पे होते रहते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया इट इज हाईली डेवलप्ड। यहां तक 2011 में कतर ने नेटो ऑपरेशंस को भी ज्वाइन किया था। तो कतर में वेस्ट का दबदबा आपको देखने को मिलेगा। 2012 से लगातार कतर चाह रहा है कि अफगान तालिबान डील हो जाए, अफगानिस्तान में पीस जो है वो स्टैब्लिश हो। सऊदी अरेबिया से कतर बॉर्डर शेयर करता है, तो सऊदी अरेबिया का इंफ्लुएंस भी ज्यादा है। यमन में जो सिविल वॉर हो रहा है जिसमें सऊदी अरेबिया का बहुत बड़ा हाथ पैर सब माना जाता है, कतर भी उसमें कूद गया। क्यों? क्योंकि सऊदी अरेबिया उसमें साथ था, ठीक है। और अरब स्प्रिंग में भी ऐसा माना जाता है कि कतर का बहुत बड़ा रोल था। खैर वो एक अलग कहानी है, उसको मैंने कवर किया है, आप देखिएगा। पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स देखिए, ये कतर जो है एब्सोल्यूट मोनार्की है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल और एब्सोल्यूट मोनार्की का मिक्स है। संविधान आपको मिलेगा, 2003 में यहां पे संविधान बना। इससे पहले यहां पे थानी फैमिली रूल करती थी, अभी भी थानी फैमिली रूल करती है, लेकिन अब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, बट वो दोस्तों सिर्फ कहने का है। यहां पे एब्सोल्यूट मोनार्की है, कायदे से है। कतर में संविधान जो है वो 2003 में आया, फिर डायरेक्ट इलेक्शन हुए, लेजिस्लेटिव काउंसिल है यहां पे, जिसमें से 45 में से 30 मेंबर्स तो फैमिली के ही हैं। अभी अगर बात करें जो यहां के 8th आमिर हैं, तमीम बिन हामद अल थानी। इससे पहले कौन थे? हामिद बिन खलीफा अल थानी। तो थानियों का यहां पे रूल है। एमिर के पास पूरी पावर होती है, प्रधानमंत्री भी होते हैं यहां पे, प्राइम मिनिस्टर। एमिर के बाद प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब कुछ ताकत, सारी ताकत यहां पे राजा को ही है। एडवाइजरी काउंसिल को यहां पे मजलिस अल शोरा बोला जाता है। सबसे ऊपर है एमिर, उसके बाद आता है प्राइम मिनिस्टर, फिर आता है कैबिनेट मिनिस्टर, और यही मिनिस्टर्स, इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोला जाता है। एक एडवाइजरी काउंसिल है जो इन मिनिस्टर्स को चुनती है, जिनको मजलिस अल शोरा बोला जाता है। कंसल्टेटिव असेंबली इन्हीं का ही, जो पूरा क्या कहते हैं डिसीजन होता है वो इन्हीं का ही होता है। लॉ की बात करें तो कतर एक इस्लामिक कंट्री है, तो शरिया लॉ जो है इट इज द मेन सोर्स ऑफ कतरी लेजिस्लेशन। सिविल लॉ, शरिया लॉ का एक मिक्स है एक तरीके से। यहां पे कुछ एक्ट्स जो क्रिमिनल एक्ट्स हैं उनकी बहुत ही गंभीर सजाएं हैं, जैसा कि बाकी अरब मुल्कों में सजाएं ना, मैंने ये कवर किया है, तो यहां पे भी सेम टू सेम है। और जैसा कि मैंने बताया कि अरब स्प्रिंग में इनका बहुत बड़ा हाथ माना जाता है, तो 2017 में सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, इजिप्ट, यमन, इन सब ने कतर से डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर लिए थे। टेररिज्म को सपोर्ट करने का इनके ऊपर आरोप लगता है। मुस्लिम ब्रदरहुड जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, अरब नेशंस बोलते हैं कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए भाई, अरब मुल्कों में मैंने बताया मोनार्की है, तो मुस्लिम ब्रदरहुड कहता है कि इनको हटाओ, ये सत्ता एक ही लोगों के हाथ में है, तो लोग बोलते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब कतर के ऊपर आरोप ये लगता है, क्योंकि कतर थोड़ा वेस्ट डोमिनेटेड है, आरोप ये लगता है कि कतर ने
अरब स्प्रिंग में बहुत बड़ा काम किया है। ऐसा मिलिट्री की बात करें दोस्तों, तो कतर के पास मिलिट्री फोर्सेस हैं और ठीक ठाक मिलिट्री है, बहुत ना ज्यादा बहुत बड़ी ना बहुत बड़ी ना बहुत कम। पैसा बहुत ज्यादा है, जीडीपी का लगभग 4% ये मिलिट्री में देते हैं। फिर वेस्ट का जैसा कि मैंने बताया कि सपोर्ट है, कतर ने ऑलरेडी डिफेंस पैक्ट अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम इन सबसे साइन किए हैं, तो एज सच डिफेंस की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके, आर्म्स ज्यादातर चीजें इंपोर्ट करता है। सिपरी के हिसाब से कतर जो है 46th लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है। ह्यूमन राइट्स की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि कतारी सिटीजन तो बहुत कम है यहां पे, ज्यादातर तो बाहर से ही आते हैं, माइग्रेट करते हैं ये कतर से। अफ्रीकन, एशियंस ये सब माइग्रेट करते हैं, लेबरर्स हैं भाई, वहां पे लेबर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इन सबको कतर बुलाता है। और कई बार ऐसा देखा गया है इन लेबर्स के साथ प्रॉब्लम होती है, कई बार ऐसा देखा गया कि लेबर के राइट्स को वायलेट किया जाता है, इनके पासपोर्ट को कॉन्फिस्केट कर दिया जाता है, इनको जाने नहीं दिया जाता है। तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं इन लेबर्स के साथ। कई बार तो सेक्सुअल असॉल्ट की भी केसेस आई हैं। फिर यहां का जो लॉ है, ठीक है, शरिया लॉ है, वो बड़ा दिक्कत करता है। कई बार यहां पब्लिकली लोगों को मारा जाता है अगर वो कुछ भी वायलेट करते हैं, जैसा बाकी के अरब मुल्कों में कानून है ना, सेम टू सेम यहां पे भी लागू होता है इस तरीके से। ट्रेड यूनियन नहीं है सच यहां पे कतर में, हालांकि बोलता रहता है कि हम इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन जो है वो बनाएंगे, लेकिन अभी कोई फिलहाल बहुत बड़ा ट्रेड यूनियन नहीं है। अब कतर की इकोनॉमी बहुत बढ़िया है। कतर की बिल्डिंग्स अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, तो इतनी लंबी लंबी है, बड़ी बड़ी हैं, तेल से पहले भी। क्योंकि देखिए, आप ये देखिए, ये पूरा समुद्र से देखिए ना, यहाँ पे ये इस तरीके का है भाई, ये कतर बहुत सुंदर है, बता रहा हूं ना, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि क्या बात है। ये पर्शियन गल्फ से लगता है, तो आप देख सकते हैं पूरा सी का एक्सेस है। तो डिस्कवरी से पहले, जब तक ऑयल की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तब भी जो कतर की इकोनॉमी थी वो फिशिंग या पर्ल हंटिंग पे ही थी। लेकिन जब ऑयल की डिस्कवरी हो गई तो सोने पे सुहागा, समझ रहे हो। 1940s में जब ऑयल डिस्कवर हुआ, 1940 में कतर में दुखान फील्ड में जब ऑयल की डिस्कवरी हुई, और उसके बाद फिर ब्रिटेन की कंपनी आ गई, कतर को इतने पैसे मिले, इतना पैसा हो गया कि क्या बताएं, बहुत कमाया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कतर में है ही नहीं, 0.1% है बस, ठीक है। कतर में आपको इनकम टैक्स नहीं देना है। यस, कतर के टैक्स रेट बहुत कम है, इसलिए ज्यादातर कंपनीज कतर में इन्वेस्ट करती हैं। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगी। हाँ, कॉर्पोरेट लॉस देना है, ठीक है, कॉर्पोरेट लॉ जो है वो आपको देना पड़ेगा, लेकिन वो भी दोस्तों बहुत ज्यादा नहीं है। जीडीपी पर कैपिटा का हिसाब से कतर चौथा हाईएस्ट है, 4th हाईएस्ट 2016 के हिसाब से, 2016 में जो आया था। माइग्रेंट वर्कर जो है यहाँ की 86% जो पॉपुलेशन है वो बाहर से आती है, ठीक है। वर्कफोर्स का 94% बाहर से, ये सब बाहर से लोग आते हैं और यहां पे काम करते हैं। लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी का लीडिंग एक्सपोर्टर है कतर। 120 बिलियन डॉलर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी सेक्टर से कमाता है, और ओपेक का तो मेंबर है ही। तो इसीलिए कतर इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरस है। यह लेक्चर था दोस्तों कतर के बारे में, एक ब्रीफ लेक्चर था। वर्ल्ड सीरीज है, देशों के बारे में मैं बताता रहता हूं। अगर कोई और देश के बारे में आपको जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।